Hello my student, class chemistry, chapter some basic concepts in chemistry और ये है जेई मेन 2023-24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। जेई मेन 2020 में 3 सितंबर को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था और ये इसका क्वेश्चन है और 24वां नंबर क्वेश्चन है। ये कैसे बनेगा इसको आप लोग रोक करके वीडियो अपने बनाइए और फिर आंसर देखिए। देखिए इसमें है क्या, लिखता है कि NaOH प्लस फास्फोनिक एसिड ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो कुछ फॉर्म करेगा और ये तो बेस है, ये एसिड है तो कंफर्म है यहाँ कोई सॉल्ट बनेगा और वाटर फॉर्म करेगा। एक रूल है कि बेस और एसिड रिएक्ट करने से इतना बनता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा हार्ड क्या लग रहा है कि फास्फोनिक एसिड का नाम नहीं पता। तो अगर पता है तो भी बन जाएगा, नहीं भी पता है तो भी बन जाएगा। वैसे इसका जो फार्मूला होता है फास्फोनिक एसिड वो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे और ये PO3 लिखेंगे और जैसे फास्फेट का PO4 लिखते हैं और ये 3 माइनस होता है तो ये जो है फास्फेट की जगह मतलब इसका नाम बदल दिया गया है PO3 और ये भी ऑक्सीडेशन नंबर -3 ही है और ये 1 है तो क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा H3PO3, यही इसका नाम होगा। और इससे अगर करते तब ये आता H और फास्फेट का PO4, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ये तो 1 है तो यहाँ उसका H3PO4। इसे में अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस आएगा +5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको 3 लिख रहे हैं तो एक्चुअली ये है -3 और ये है +1। तो फास्फेट के लिए जब निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे X फास्फोरस का और मतलब 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे तो X निकल रहा है +5। लेकिन अगर इसका सोचेंगे तो PO3 का है 3 माइनस, फिर इसको X मानते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन -3 आएगा +3। और जानते हैं कि फास्फोरस का मिनिमम आंसर -3, मैक्सिमम आंसर +5। यह है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस जो ऑसिलेट करेगा -3 से लेके +5 के बीच में। और ये जो +5 लिखे थे हम फास्फोरिक एसिड का, वो यहाँ पर है फास्फोरिक एसिड और यहाँ पर जो फास्फोरस का आया है वो आ रहा था +3 वो यहाँ है। और इसी तरह कोई और कम रहता तो मैक्सिमम +5 मिनिमम -3 के बीच ऑसिलेट करेगा। ये जो हाईली ऑक्सीडेशन नंबर है ये हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे कहीं भी जाए +3 या और कहीं भी। और उस समय ये रिडक्शन प्रोसेस के लिए ये H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल भाषा में याद रखिए। और यहाँ पर ये जो है फास्फोनिक एसिड
ये दोनों में आएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों में आ जाएगा। इसका बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और इसका कोई ऐसा चीज़ है जो P का -3 रखा है किसी भी रेडिकल्स में या कंपाउंड में, तो इससे नीचे नहीं हो सकता है। तो जब इसका होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो उस समय ये कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर नाम लेकर के भी बना सकते हैं, और नहीं भी नाम रहेगा तो भी बन जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस को बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है मिली इक्विवेलेंट में। कितना होता है, जितना इसका नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट एक दूसरे से रिलेट करता है। तो सेम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, द सेम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट reacts with each other. मतलब मेरा कहने का सेंस है कि यहाँ पर ये इसके साथ बेस जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट्स में, द सेम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स reacts with each other among the reactants. अब among क्यों लिखे? अगर एक से ज्यादा हुआ तो among, अगर दो हुआ तो between। तो यहाँ पर among, between कुछ भी लिख दीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ between, और एक लिख देते हैं among, दोनों से कुछ भी ग्रामेटिकली। among हो गया जिसमें ज़्यादा रहेगा, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स। अब बिटवीन जब दो रहेगा तब द सेम नंबर्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट्स विथ ईच अदर बिटवीन और among reactants, and the same milli equivalent of the products are formed. Considering the limiting reagent, considering the limiting reagent as the subject, means between these two or more than these two, suppose the two weights are given or mole are given, correspondingly we will find whether weight are given or moles are given, between these two which one is the limiting reagent. Okay, and after understanding the limiting reagent, focus the conceptions for the resulting answers considering that very reactants as the subject. Suppose this is the limiting reagent and this is the axis. So don't solve the questions with the axis. Consider limiting. Suppose this is milli equivalent 5, this is milli equivalent 8. So at that time you have to calculate with respect to the 5. But suppose this is the limiting 7 and this is suppose 12 milli equivalent. Okay, so at that time with respect to this you have to calculate. And what will be about this one? Suppose this is 7, this is 12. So 7 will react, and here after completion of the reaction with the 7, since there are 12, so 12 minus 7 means 5 will be the remaining. And initially these two
will have the 0 concentration. But after completion of the reactions, whatever the value of the limiting reagent milliequivalent, the same will be sustained for the case of salt and water. So this is the way. Okay. Now this NOH and this formula, that is none other than S3PO3. Then you react with this one, and suppose we are having the answers as after removal of one hydrogen, again there is the depth of this compound. What is that one? Find out the structure of this one and find out how much hydrogen are associated with the phosphorus. That are only simply removed during the reactions. Those hydrogen which are not directly related with the phosphorus, that cannot be liberated. So don't think that it is the triprotic. May be diprotic or monoprotic depending upon the structure. So you have to prove into the compound, then only you understand all about the how much hydrogen can be removed. Okay. So I am giving the liberty for the students to go into the depth and finding the structures and get the answers whether 3 hydrogen atoms are removable or 2 or 1, and you have to give the answer in the comment box. Then I will explain at the great length, but at this time forget about that one and come here, think that one hydrogen here can be replaced, and then NaOH, take the one H and OH, that will be converted into water, and here this will be NaH2 PO3, and here HOH, that will be water, and here millivalent of this one is how much? N1V1, so N1 is 0.1. And what about, first of all I am writing here N1V1 and this is N2V2, and these two are the same. This is the main concept, and this is called number of milliequivalent are the same. And what is the reason that this shows the number of milliequivalent? Formula normality is E, V and W1000. So there are 4 parameters E, V and W. So these are interlinked. So we can find Vm is equal to W by E into 1000. Here W by E is called number of equivalent and multiplied by 1000 is number of milliequivalent. So number of milliequivalent is equal to this variance. These two are the same. And at the same time, the same answer is equivalent to V into N. That's why I am writing here number of milliequivalent is the product of the volume and normality of that compound. And similarly here, and they are always the same. Always remember the slogan. During any reactions in the chemistry, either organic or inorganic, always number of equivalents which reacts, they are the same value. If it were having 5, it will also the 5 and the product will also the 5. But find out the first of all limiting reagent. Suppose this is the limiting reagent and this is the axis. So at that time you have to solve the numerical with respect to this. Suppose this is the limiting, but this is the axis. Then you have to react or you have to solve the problem with respect to limiting reagent. But suppose both is the limiting reagent. So at that time
you can opt either for this one or this one, the answer will be the same. Okay, so this is a way. And now think about, suppose this is also in the axis, this is also in the axis, so at that time what will you do? And give the answer in the comment box, then I will give the answer of that question also. Okay, so write the answers for the NOH N1. So that normality is your 0.1. Don't write N, this is a unit. And volume, the volume in ml of NaOH we have to find. So simply you write V1 or V. Okay, this is unknown. What about N2? So N2 for the phosphonic acid is 0.1. And finally V2, that is your 10 ml. So after solving you will get V1 is equal to 10, and this is the answer that we have to put here in the fill in the blanks. So finally this is the answer, 10 ml. And now you can prove in the equations, no need to have the name of the phosphonic acid is needed, because we are aware with the reactants, the number of milliequivalent of both is always the same. No need to balance the reaction. Okay, you can suppose you are interested to balance the equation, so it's your choice. Do your extra labor and lose your time, because at examinations you don't have the too much time, and solve the answers and get the answers of the questions. But in my opinion, no need to balance the equation for the milliequivalent. But for the millimole, of course you have to balance the equation. For the gravimetry means if you are solving the numericals with respect to the weight, so at that time you have to balance the equation. Okay, so already I explained here, and more or less you have understand the concept what I want to say. And in the next video again we'll come here and discuss for the others question in physics, chemistry, mathematics. Okay, good night, see you again, bye. थोड़ा अंग्रेजी बोल दे।